बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 2022 का बजट भी पेश कर दिया गया और हस्बे मामूल जिस तरीके से हमारे यहाँ बजट पेश किया जाता है तो अपोजिशन की तरफ से तनकीद की जाती है। शायद ही कोई ऐसी हुकूमत हो जिसमें अपोजिशन ने हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट को जो है वो सराहा हो या उसके बारे में तनकीद ना की हो। हर बार कहा जाता है पाकिस्तान का बजट नहीं है, एदाद व शुमार का एक गोरख धंधा है, और आम आदमी के लिए ये अल्फाज जो हैं ये गोरख धंधे के वो भी एक बड़े मानी खेज़ होते हैं कि आखिर जो बजट के अंदर जो कुछ कहा जा रहा है उस पर आम आदमी एतमाद करे भी तो करे कैसे, क्योंकि एक ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे बन चुका है जिसमें कोई भी हुकूमत जब बजट पेश करती है तो उसके मुखालफिन ये कहती हैं कि जो कुछ बजट में कहा जा रहा है ये भी दुरुस्त नहीं है। जो टैक्सेस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं ये भी टैक्सेस आने वाले दिनों में तरमीमी बजट आएंगे और फिर ज़िमनी जब बजट आएगा उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये IMF का बजट है। ये नारा सुनते सुनते ये कौम भी थक चुकी है। IMF के पास जो भी हुकूमत जाती है दूसरी तनकीद करती है, जब वही अपोजिशन हुकूमत में आती है तो फिर दावे करती है कि अगर हम IMF के पास ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। लेकिन मैशत पाकिस्तान की आज तक संभल नहीं पाई। हम हालात से दो चार हैं, इसलिए हम कहते हैं बड़े मुश्किल फ़ैसले भी हमें बजट में करने पड़ते हैं। और इस बजट के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि कुछ मुश्किल फ़ैसले करने हैं। फिर साथ कुछ इस किस्म की खबरें भी थी कि इंतखाबात अगर फौरी करवाने पड़ गए तो ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत क्या ऐसे फ़ैसले कर पाएगी जिसके नतीजे में उन्हें अवामी सतह पर मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या ये बजट जो है वाकई जो स्टेक होल्डर्स की बात की गई थी कि उनको एतमाद में लेके ये बजट बनाया गया है, बिज़नेस कम्युनिटी, ताजर बरदरी, सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उनको एतमाद में लिया गया या नहीं लिया गया, उनकी तजावीज़ को शामिल किया गया या नहीं किया गया, इसका भी इसके प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत, उनका एक वसी तजर्बा है मुल्क की मईशत के हवाले से, IMF के साथ भी काम करते रहे, डॉक्टर नदीमुल हक साहब। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, अगर जनरलाइज तौर पे मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्योंकि एक आम आदमी जिससे भी हम बात करते हैं वो हमेशा कहता है एक अदम एतमाद का जो है वो रुझान पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। कहते हैं ये बजट तो हमारा नहीं है, ये IMF का बजट है। मौजूदा बजट पर भी आज हल्की फुल्की तनकीद नज़र आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि IMF का बजट है जो अवाम के सामने रख दिया गया। इससे हम कब बाहर निकलेंगे? क्या बजट वाकई ऐसा ही होता है कि जो डिक्टेट शुदा होता है कि हम अपनी पॉलिसियों के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बजट बनाते हैं? मलिक साहब, मैं ये बड़े अरसे से कह रहा हूँ और बहुत TV शोज पे कह चुका हूँ, बहुत फोरम्स पे कह चुका हूँ कि हमारा बजट यकीनन IMF का बजट होता है। ये आज नहीं, 75 साल से यही हालत है। हमारा बजट, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी सब बाहर बनती है, अंदर कोई नहीं बनती। खान साहब भी जितना मर्जी शोर मचाए इंडिपेंडेंस का, उनके ज़माने में भी बजट IMF ने बनाया था, उनके ज़माने में भी पॉलिसीज़ जो हैं बहुत सारी वो बनाते हैं लेंडर्स, जिनको कहते हैं ना, वर्ल्ड बैंक हुआ, फिर ये हुआ, बरतानिया की एड हुई, फिर अमेरिका की एड हुई, फिर वगैरह, वो हमारी पॉलिसीज बनाते हैं। उनके कंसल्टेंट सारी मिनिस्ट्रियों में बैठे हुए हैं। तो खुदारा, आप मीडिया वाले, मेरा ख्याल आपको ये खबर नहीं पहुंचती तो आपको पहुंचा दूं कि हमारे मुल्क में पॉलिसी वो लोग बनाते हैं। यूनिवर्सिटीज हमारी फारिग है, उनको कोई नहीं पूछता, हमारे थिंक टैंक्स को कोई नहीं पूछता। ये असल बात है। हुकूमत में आपको भी पता है कि इकोनॉमिस्ट कोई नहीं है, हुकूमत में टेक्निकल कैपेसिटी टू डू दीज थिंग्स कोई नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है जो सोचने वाली है। बाकी हमारे मुल्क में बड़ी फरसूदा टर्म्स हैं कि बजट में रिलीफ मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है रिलीफ? मुझे समझ नहीं आती। रिलीफ का मतलब ये है कि किसी तरीके से सब्सिडी मिल जाए किसी को, तो सब्सिडी मिलेगी तो सिंपल बात है, हुकूमत के पास पैसे होते कभी नहीं। हुकूमत किसी को टैक्स लगाएगी तो सब्सिडी देगी, तो फिर वही होगा कि इधर से सेलफोन पे टैक्स लगा देंगे, इधर से बिजली पे लगा देंगे, किसी को सब्सिडी देंगे, बात तो कोई फर्क तो किसी को पड़ेगा नहीं। तो बजट की बहुत सारी बातें जो हमें समझ ही नहीं आती, बल्कि इकोनॉमिक्स ही नहीं समझ आती, तो हम एक ख्याली पुलाव में बैठे रहते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, IMF से निकलने की बातें हर हुक्मरान करता है। हमने ये भी सुना माजी की अगर हुकूमतों को हम देखें तो वो कहते हैं हम IMF से जल्द निकल जाएंगे, निकल पाते नहीं हैं। हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हमारी अपनी ज़रूरियात हैं, हमारी इकानमी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं, या हम निकलना नहीं चाहते? जी बिल्कुल नहीं निकलना चाहते, और ना हमारे में समझने की कैपेसिटी है कि कैसे निकलें। अगर IMF से निकलना है तो बहुत
तो बहुत तरीके, पर जो बस सबसे क्या कहते हैं अच्छा तरीका वो ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, अपनी तरक्की बढ़ाएं, अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, अपनी कोशिश करें कि आपकी इकोनॉमी चल पड़े। पर वो तो हम कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारा सारा रुझान होता है कि आप रोक दें कारोबार। अब जैसे रियल एस्टेट चलता है तो हम कहते हैं उसको टैक्स कर दो, जो चीज़ चलती है हम कहते हैं उसको टैक्स कर दो। हम ये नहीं कहते कि भाई जो काम चल रहा है चलो और चलाओ और चलाओ, ठीक है, वो नहीं हम कहते। हम हर चीज़ को रोकने को कहते हैं। बाकी ये चीज़ है कि हमने जो पुरानी इंडस्ट्रीज है, जो 1800 की इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री 19th सेंचुरी इंडस्ट्री, बल्कि 18th सेंचुरी इंडस्ट्री है। बरतानिया की कॉलोनाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहली इंडस्ट्री शुगर थी। हम आज तक शुगर इंडस्ट्री को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो बड़ी कोई नायाब चीज़ है। और शुगर इंडस्ट्री, हमारे पास पानी है नहीं, बट क्योंकि पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व हैं, हम जनाब शुगर को सब्सिडाइज करते रहते हैं। गाड़ियाँ ले लें, गाड़ी हमसे बनती है नहीं, आज 50 साल हो गए हैं गाड़ियों को सब्सिडी देते देते। हम अभी तक एक किट मंगा लेते हैं लेगो की तरह, उसको हम पेचकस करके गाड़ी बेच देते हैं और कहते हैं हमारी गाड़ी की इंडस्ट्री है। गाड़ी की इंडस्ट्री भी हम लोकली बेचते हैं, एक्सपोर्ट कोई नहीं करते। तो हम इन चीज़ों को, फर्टिलाइजर ले ले, फर्टिलाइजर को भी हम सब्सिडी दे दे के तंग आ गए। हमारे यहाँ कैपेसिटी नहीं सोचने की कि हम इन इंडस्ट्रीज़ को, जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सेठों की इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर ये ख़त्म हो जाती हैं तो ख़त्म होने दें यार। आप देखिए अमेरिका में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई हैं। इवन जनरल इलेक्ट्रिक इतनी बड़ी कंपनी थी, बहुत छोटी हो गई है जनरल इलेक्ट्रिक। अब टेस्ला जो नई कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक से मेरा ख्याल 20 गुना बड़ी है। जनरल मोटर्स जो है वो बहुत पुरानी कंपनी थी, टेस्ला उससे कोई 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, शायद 20 गुना ज़्यादा बड़ी है। दुनिया में उतार चढ़ाव होता है। हमने ये जो सेठों की इंडस्ट्रीज हैं सीने से लगाई हैं और कहते हैं इनको कायम रखो, इनको सब्सिडी देते रहो। हमें इनको ख़त्म करना पड़ेगा। हम नई इन्वेस्टमेंट आने देनी पड़ेगी। नई इन्वेस्टमेंट आती क्यों नहीं? क्योंकि हर ब्यूरोक्रेट कहता है मेरे से परमिशन लो, एनओसी लो। एनओसी का निज़ाम मुझे समझ नहीं आती क्या होता है। एनओसी दे दे के हम मर गए। शहरों में हम शहर बनने नहीं देते, हम इस पे लिख लिख के तंग आ गए हैं। शहर आप बनने नहीं देते, आप हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं। हाउसिंग सोसाइटी किसी दुनिया में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में। हाउसिंग सोसाइटी जानवर क्या, कोई समझ ही नहीं आती। ज़मीन होती नहीं, हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है। फिर समझ नहीं आती आपके इदारे वापडा क्या बिजली बनाती है या वापडा कॉलोनी बनाती है। जजेस क्या जजमेंट पास करते हैं, जुडिशल कॉलोनी होती है। सुई गैस क्या सुई गैस बनाती है या सुई गैस कॉलोनी होती है। तो अगर जजों ने कॉलोनी बनानी है, अगर उन्होंने कॉलोनी बनानी है अपना सुई गैस ने, वापडा ने, तो अपना काम तो नहीं ना करना, कॉलोनी बनानी है। यूनिवर्सिटी भी कॉलोनी बना रही है। तो ये निज़ाम जो हमने बनाया हुआ ये एंटी इन्वेस्टमेंट निज़ाम है। इसमें हमारी तरक्की कोई नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आप हर तीसरे साल IMF के पास दोबारा वापस जाएंगे। और बड़ा आसान काम है, IMF के पास जाएं, कोई पॉलिसी बनानी नहीं, कोई बजट नहीं बनाना, आराम से बैठे रहें। डॉक्टर साहब 3,950 रुपये हमें सूद की मद में अदा करने हैं। ये सर्कल तो चलता रहेगा। इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान को अपने बजट में से निकाल के देनी है, फिर आवाम के लिए रिलीफ का बजट कैसे बन सकता है? देखिए जी, मैं बार बार कहता हूँ रिलीफ कोई चीज़ नहीं होती। ठीक, ये रिलीफ वाली बात छोड़ दें खुदा के वास्ते। ये मीडिया वाले रिलीफ करते हैं, मेरा ख्याल है किस तरह करेंगे, गूगल करने। रिलीफ कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। आवाम को मौका दें काम करने का, दैट्स ऑल। हमें मौका चाहिए काम करने का, चाहे कोई छाबड़ी लगाए, चाहे कोई कुछ करे, खोखा लगाए, चाहे कोई देख बेचे, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर खड़ा हो, उसको काम करने का मौका दें, उसको रिलीफ ना दें। आपने रिलीफ 75 साल में क्या दे दिया है कौम को? एक ही रिलीफ मिला है कि वो बाहर गए हैं, जाके काम करके रिमिटेंस भेजी है। खुदा के वास्ते ये रिलीफ वाली बात एंकर्स छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। गरीब अपना खुद ही ख्याल रख ले, एंकर्स की कोई जरूरत नहीं गरीब का ख्याल रखे। आप अपनी माशाल्लाह मोटी सैलरी रखें और गरीब को भूल जाए। रिलीफ की कोई जरूरत नहीं है, उसको मौका दें काम करने का। डॉक्टर साहब अगर हम रेवेन्यू की बात करें, एक हमारे यहाँ ये भी सोच पाई जाती है कि हमारी इकानमी की जो कैपेसिटी है वो 12 से 15 हज़ार अरब रुपए इकट्ठा करने की कैपेसिटी है। आप समझते हैं ये कैपेसिटी है या इसमें एग्जैजरेशन होती है? देखिए जी, रेवेन्यू का मसला सिर्फ एंकर्स ने बनाया हुआ है और वर्ल्ड बैंक ने उनको कहा है रेवेन्यू का मसला है। रेवेन्यू का मसला कोई नहीं। हमारा जो मसला सबसे बड़ा है कि हमारी हुकूमत बहुत बड़ी है। इस्लामाबाद में इस वक्त 50 डिवीजनें। जब आपने 80th अमेंडमेंट पास की थी, आपने कहा था इस्लामाबाद में बहुत से बहुत 8-10 डिवीजनें होंगी। ये 40 डिवीजनें क्या कर रही? उसके बाद आए दिन अब एक नई एजेंसी बना देते हैं। खान साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बना दी। चले अब नया पाकिस्तान खत्म हो गया तो उसको हाउसिंग अथॉरिटी की तो बंद कर दें। वो 5 बनी हुई हैं, एक फेडरल में, 4 सूबों में। उनका खर्चा होता है भाई बहुत होता है।
फिर आपने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी, मुझे समझ नहीं आती क्या करती है। इस तरह की अथॉरिटीज, बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, मोइन कुरैशी ने भी की थी, अभी इशरत ने भी की है। 500 एजेंसी जो बंद होना चाहिए, आप बंद ही नहीं कर सकते। उल्टा आपने 15% इंक्रीज दे दिया पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को। अब जिन एजेंसी के पास पैसे नहीं भी थे उनको भी 15% इंक्रीज दिए। तो आपने जो बजट पास आज किया है उसमें क्या 15% इंक्रीज हर जगह लगी हुई है? और क्या PIA भी 15% देगी? क्या रेलवे भी देगी? अगर वो देंगी इंक्रीज तो फिर बजट उनको पैसे देगा। तो ये तो एक मुझे समझ नहीं आती निज़ाम क्या रेलवे में से बंदे निकलने चाहिए कि नहीं? क्या PIE में से बंदे निकलने चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या सरकारी मुलाजमीन हमारे लाडले हैं कि उनकी खातिर हम पूरा बजट सैक्रिफाइस कर दें? ये बातें हमें करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, सोचना चाहिए। ये नहीं कि इन बातों को भूल जाके कौम को रिलीफ दे, जो रिलीफ एक चीज ही कोई नहीं है। रिलीफ तो एक मजाक है, देयर इज नो सच थिंग एज रिलीफ। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद रही है इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद है। इशफाक तौला साहब, हुकूमत ने ये दावा किया था कि हम तमाम स्टेक होल्डर को साथ मिला के जो है उनसे राय लेके उनकी इनपुट लेने के बाद इस बजट को बनाएंगे। क्या इसे वाकई ये कहा जा सकता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके ये बजट बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच। नसरुल्लाह साहब, होता क्या है, ये मुल्क साहब भी रहे माशाल्लाह, ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात होती है कि आप बुलाते हैं स्टेक होल्डर को, कहते हैं जी आपकी क्या सिफारिशात हैं, वो सिफारिशात देते हैं, फिर आप सुनते हैं, कहते हैं जी ठीक है हम कोशिश करेंगे इस पर अमलदारी करने की। जहाँ आपको कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप चलता है। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए इस वक्त तो उनके पास ये स्पेस थी नहीं कि किसी की बात सुन के इस पर अमलदारी करें। मुझे लग रहा है इस मतलब जो मेरी बेयर रीडिंग ऑफ द फाइनेंस बिल है वो ये सजेस्ट कह रही है कि वो बड़े साइलेंटली इन्होंने चीज़ों पे टैक्स लगा दिया है। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से मेरा ख्याल है कॉर्पोरेटाइजेशन है थोड़ी सी, वो अब इम्पैक्ट होगी। जैसे मैं नदीमुल हक साहब की बात अभी सुन रहा था कि जी 15% उन्होंने टैक्स लगाया है, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ नदीमुल हक साहब को पता है कि 10% हम वैसे ही नॉर्मली हम इंक्रीज देते हैं, और वो इंक्रीज भी ऐसी होती है कि जी एक बेसिक पे हम दे देते हैं, फिर कुछ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को ऐड कर देते हैं। सिर्फ इम्पैक्ट 5% का है, जो बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ बजट पे एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। पर अभी के जो इन्फ्लेशन के हालात हैं और जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम में उन्होंने दिया है, लोगों को रिलीफ दिया है और जो आगे भी देने लगे हैं, मैं समझता हूँ ये मिला के भी बड़ा कम मिलेगा इनको रिलीफ लोगों को, और इसमें इनको मेरा ख्याल है बढ़ाना पड़ेगा रिलीफ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, मुल्क के मजमूई हालात हैं, इसमें एक ही तरीका है जो मैं समझता हूँ, जहाँ दुनिया ऑपरेट कर रही है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे। पाकिस्तान और ब्राजील वाहिद 2 कंट्रीज हैं जो कि इस वक्त या तो पार पे चल रहे हैं या पॉजिटिव में चल रहे हैं। बाकी मेरे पास जितना डेटा है मैं हर महीने कंपाइल करता हूँ, पूरा बेसिक इकोनॉमिक मैक्रो इंडिकेटर्स हम करते हैं बेस्ड ऑन पब्लिश डेटा। तो हमें तो ये लग रहा है कि मेरा ख्याल है हम हातिम ताई की छठी औलाद है कि 5% अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए कि जी कि हमें हमारी कॉन्ट्रैक्शन करनी है इकॉनमी को। तो मेरा ख्याल है और भी बहुत सारे तरीके थे, डॉक्टर हक साहब और ऐसे बड़े जय्यद इकोनॉमिस्ट हैं, उनको और भी काफ़ी तरीके बताए जा सकते थे इनको, और कुछ मेरा ख्याल है और बहुत कुछ हो सकता था, मगर इनको पहले फिस्कल डेफिसिट कम करना पड़ेगा। और इनको काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ और भी हम एक्सरसाइज रिस्ट्रेन कर सकते थे जो कि अभी तक नहीं हुई है। तो ये चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि नसरुल्लाह मलिक साहब, ये चीज़ें हैं। और स्टेक होल्डर से पूछना, मेरा ख्याल है सिर्फ मैं 2 दिन तक मैंने मीटिंग की आईकैप की प्रेसिडेंट की हैसियत से, हमने काफ़ी सिफारिशात दी है। मैंने अभी अपनी टीम को कहा हुआ है कि ज़रा मुझे देख के बताएं कि किन सिफारिशात पे हम इन एग्रीमेंट थे PR से और कहाँ अप्रूव हुई। मगर मैं ये समझता हूँ बाय एंड लार्ज इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, और ये तो मेरा ख्याल है कल रात तक मेरा ख्याल है से लड़ते रहे कि जी हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, छोटे रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की जो बात की गई है कि 3000 से लेकर 10,000 रुपये तक हम टैक्स का एक निज़ाम वज़ा करेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? सर मुमकिन तो है, इलेक्ट्रिक के बिलों में उन्होंने कहा हम डाल देंगे। तो मैं अभी भी एक बात बताता हूँ, ये टैक्स रिफॉर्म कमीशन के भी हवाले से हमने कहा था बहुत पहले कि आप फिक्स टैक्स स्कीम लेके आए इनके लिए, बिकॉज कहते हैं हमारे जो मुल्क में डॉक्टर साहब भी बताएंगे आपको, मेरी तो खैर पूरी एनालिसिस और मेरा तो पूरा काम ही इसी पे है कि हमारे यहाँ कुछ 100 के करीब ऐसी कॉरपोरेशन है कि जो 90% टैक्स आपका कंट्रीब्यूट कर देती है।
और बाकी जितने भी है ना मेरे आप जैसे, वो सिर्फ शोर मचाने वाले हैं जो सिर्फ 10%। तो वो जो 10% का शोर होगा ज्यादा होता है, बेहतर यही है कि आप उन पे कंसंट्रेट करें जो 90% टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनमें अगर आप उनको फैसिलिटेट करें, मैं ये नहीं कह रहा उन पे भी चाबुक चलाएं आप, उनको अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो मैं ये समझता हूँ आपके टैक्स नेट में भी इजाफा होगा। बाकी आपको डिजिटाइज करना पड़ेगा चीजें। हमने आज से 3 साल या 4 साल पहले इनको ऑफर की थी कि अगर आपको चाहिए तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, पैसे नहीं चाहिए हमें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे देते हैं। 21 लाख कमर्शियल रेवेन्यू का आपको डेटा दे देते हैं। आप उनको नोटिस दें प्रोविजनल, उनको रजिस्टर करें और आप उनके बना के इनको अपडेट पे लेके आए, वो ले आने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हमने एक और इनको कहा था कि जितने भी आपके साथ बिल्स हैं, आपके टेलीफोन के, जो मोबाइल फोन के बिल्स हैं, 100 यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि 100 ऐसे सिम्स हैं कि जो एक बंदे के नाम पे है, यानी कि जो डुप्लीकेट है उनको मैं हटाना चाहता। अगर एक घर में 4 सिम है तो 2.5 करोड़ खानदान ऐसे हैं जिनके पास ये सिम है। अगर मैं उसके 50% में निकाल दूं जिनकी विदहोल्डिंग टैक्स 10,000 से कम होती है, तो 1.25 करोड़ ऐसे खानदान हैं कि जिनके पास ये मोबाइल में जिनके 10,000 रुपए से ज्यादा मेरा ख्याल है विदहोल्डिंग टैक्स कटा है, तो उनकी कोई अफोर्डेबिलिटी होती है, बिकॉज के मोबाइल इज नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमने इनको ये कहा था कि आप इनको इस डेटा को आप एक्सट्रापोलेट करें और उसी के बेस पे आप अगर सर्टिफिकेट आप उनको प्री पॉपुलेटेड रिटर्न बना के दें कि यार हम अस्यूम करते हैं आपकी 0 रिटर्न है, ये आपका 123 का असेसमेंट हम दे रहे हैं, आपका रिफंड बनता है, आप अपना रिटर्न फाइल करें और कर दें। तो वो भी इन्होंने नहीं किया। अब देखें, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, बियॉन्ड आउट ऑफ बॉक्स वाली बात होगी, आउट ऑफ बॉक्स से बहुत पीछे हम चलेंगे। इशफाक उल्ला साहब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। तरीन साहब, ये बताइएगा कि PTI तो दावेदार थी साबका हुकूमत के, हम जो बजट लेके आएंगे GDP की शरह के हिसाब से अब मुल्क बेशत बेहतर हो चुकी है, एक अच्छा बजट होगा। आज का बजट आपके सामने है, अगर आपकी हुकूमत होती ऐसा ही बजट होता? बिल्कुल नहीं ऐसा होता। हमने ये जो इन्होंने 2 महीनों में खराबी की, हम तो खराबी ना करते। इन्होंने 2 महीनों में तो सत्यानाश ही कर दिया उसका पूरी इकॉनमी का। आप देखें कि मार्च 2 को जो इन्होंने जब शुरू किया ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस हमारा 178 रुपये पे रुपया था $, हमारे जो रिजर्व थे वो 16.5 अरब रुपए। उसके बाद हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज 40,400 भी थी, और उसके बाद आप इंटरेस्ट रेट जो थे हमारे वो तकरीबन 11.5%। और अब अगर आप देखें इन्फ्लेशन जो है उस वक्त जो थी वो तकरीबन उस वक्त तो 12.7 थी, और फिर वो 13.2 हो। लेकिन अब देखें क्या हुआ। अब ये है कि आप 202 पे आपका एक्सचेंज रेट है, आपके रिजर्व 9.2 पे चले गए, आपका जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है वो 42,000 पे आ गई, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 15 से 16% पे चले गए। और इन्फ्लेशन जो है जो आज का हदफ आया है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स SPI, वो 24% ईयर ऑन ईयर 24%। और अभी तो इन्होंने तेल जो है वो उसके भी वो जो तेल और इन्होंने बढ़ाना है, और इसमें भी जो बिजली का जो इन्होंने कहा है कि हम बढ़ाएंगे 47%, और हम जो गैस बढ़ाएंगे 45%। वो दोनों चीजें जो हैं वो तीनों चीजें नहीं है, ये तो इन्फ्लेशन जाएगी कुछ तकरीबन 30% पे। तो अगर ये तो ना होता ना हमारे वक्त, तो हमने तो उसको बड़ा जो है जितना हमने किया, पहले पिछले साल हमने 5.74 किया, इस दफा 6% किया, तो हमारे ख्याल में अगले साल हम इसको 6.5% करते हैं। लेकिन ये सख्त फैसलों की बात PTI भी कर रही थी कि हमें IMF की तरफ से सख्त फैसले करने पड़ेंगे, क्या वो सख्त फैसले मौजूदा हुकूमत ने कर दिए? नहीं, इन्होंने तो गलत तरीके से किया ना फैसले। हम तो सख्त फैसले करते थे अपना पेट काट के। हमने वो जो पैसे जो है लहदा करके रखे थे ताकि हम लोगों के ऊपर बोझ ज्यादा ना डालें, और फिर हमने उसको जो किस तरीके से ऑफसेट करना था, हमने रशिया से 30% से 40% का डिस्काउंट लेना था,
जो कि अभी रशिया भी अभी बिल्कुल उसने भी एक्नॉलेज किया कि ये इस पर बात हुई थी प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और वो उससे हमें कम से कम 50 से थोड़ा ज़्यादा ही रुपए पर लीटर हमें वो एक किस्म का डिस्काउंट मिलता, तो हम तो उसको यूज़ करते और और फिर हम टारगेटेड सब्सिडी यूज़ करते। ये सब फैसले थे लेकिन हमने करने थे, लेकिन ये नहीं है कि जिस तरीके से इन्होंने कर दिया सारा का सारा बोझ डाल दिया आम आदमी। लेकिन क्या IMF का दबाव था आपकी हुकूमत को भी, जो अभी दबाव इस वक्त हुकूमत पर है? मेरे पर जितना दबाव था वो तो हमने बिल्कुल, आपको मालूम है कि फरवरी में हमने उनसे पैसे ले लिए और उसके बाद जो दबाव था उसको हम पूरी तरीके हम उस पर पूरा गामजद थे, तो इसलिए हमें तो कोई इशू नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर नदीम उल हक साहब, आपकी तरफ आता हूँ मैं। ये रशिया वाली बात हर रोज़ जो है वो प्रोपोगेट की जा रही है, सियासी बयानबाजी भी इस पर होती है कि हम रशिया से ऑयल ले रहे थे, इंडिया ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है, सस्ता तेल हम भी ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए। क्या इसमें कहाँ तक सदाकत है कि माजी की हुकूमत ले रही थी, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा था, और क्या आज हम रशिया की तरफ जा सकते हैं? देखिए जी, हर चीज दुनिया में पॉसिबल है अगर आप सोचे समझे तरीके से मंसूबाबंदी कर सकें और काम कर सकें। ठीक है। हाँ, रशिया से इंडिया तेल ले रहा है तो हम क्यों नहीं ले सकते? ये तो हमारा प्रॉब्लम है। रिको डेक में हम गए, हमने मार खाई, हम फिर गए इंटरनेशनल कोर्ट में मार खाई, हमने फिर अब उनसे समझौता कर लिया, डिटेल्स किसी को नहीं पता, नाअहली हमारी थी। IPPs हमने साइन करते गए हैं, नाअहली हमारी है। IPPs हमने किससे सीखा था? वर्ल्ड बैंक से सीखा था। खुद उस पर तहकीक कोई नहीं की। मैं बार बार आपको कहता हूँ, जो एक बात समझ जाए कि सब कुछ बाहर से होता है, हम खुद कुछ नहीं करते क्योंकि हमारी मिनिस्ट्रीज में कैपेसिटी। दूसरी बात जो आपने अभी कही, तोला साहब ने भी जो जवाब दिया कि जी कंसल्टेशन हुई, आप कहते हैं लोगों से कंसल्टेशन हुई। मैं आपको बता दूं, दो तबके जिनसे कभी कंसल्टेशन नहीं होती। कंसल्टेशन होती है सिर्फ सेठों से। अच्छा। कंज्यूमर से कोई कंसल्टेशन नहीं होती। दूसरी कंसल्टेशन आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके इकोनॉमिस्ट, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं होती। तो कंसल्टेशन जो होती है सिर्फ सेठों से होती है। आपकी यूनिवर्सिटी 236 आपने यूनिवर्सिटी बना दी है, किस लिए बनाई है? अगर उनसे कंसल्टेशन नहीं करनी, उनकी बात ही नहीं सुननी। दूसरी कंज्यूमर्स जो बेचारे सारा टैक्स भरते हैं, जो सारा रो रो के गुजारा करते हैं, महंगी गाड़ियाँ लेते हैं, महंगे तेल लेते हैं, सारी इनएफिशिएंसीज गवर्नमेंट की उसके टैक्स देते हैं, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। तो ये बात भी प्लीज नोट कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कंसल्टेशन नहीं होती, इसके साथ साथ हुकूमत ने अभी भी किया कि अगरचे 6 लाख से आमदन टैक्स पर 12 लाख की तजवीज़ तो सामने आ गई कि 12 लाख तक छूट होगी, लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स की शरह के साथ साथ फिक्स टैक्स लगा दिया गया इससे ऊपर आमदन पर। देखिए जी, हमारा सारा फोकस टैक्स पे होता है, और टैक्स ये होता है कि मैंने उसको देख लिया, टैक्स कर लिया। मैंने कई दफ़ा आर्टिकल लिखा है कि ये जो टैक्स की पॉलिसी है मेडिवल पॉलिसी है, कि कभी सेलफोन पे लगा दिया, कभी कंप्यूटर पे लगा दिया, कभी बाल कटवाने पे लगवा दिया, कभी रोटी पे लगवा दिया, कभी नान पे लगवा। ये टैक्स पॉलिसी नहीं होती। टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए जो बड़ी क्लैरिटी से हो कि सिर्फ 2-3 टैक्सेस हैं, एक ट्रांजैक्शन टैक्स है, एक इनकम टैक्स है, बस 2 टैक्स होने चाहिए, उसके अलावा टैक्स नहीं होने चाहिए। विदहोल्डिंग टैक्स सिर्फ इनकम पे होता है, जो आमदनी आ रही हो। विदहोल्डिंग टैक्स बिजली पे नहीं होता, विदहोल्डिंग टैक्स स्कूल फी पे नहीं होता। ये सारा निज़ाम हमारा टेढ़ा है, उल्टा पुल्टा है। इस पे बहुत कुछ हम लिख चुके हैं, पर मसला ये है, आप प्रोग्राम से पहले ना पढ़ते हैं ना कोई सुनता है। टैक्स पॉलिसी हमारी मेरा ख्याल 1526 की है, इसको 2022 में लाने की जरूरत है। कई दफा हम लिख चुके हैं, टैक्स पॉलिसी को सिंप्लीफाई करे, हर चीज को टैक्स ना करे। इस पर बड़ी दुनिया में तहकीक हुई है, इल्म फैला हुआ है कि टैक्स पॉलिसी रोज चेंज नहीं होती। हमारी तो रोज चेंज होती। अमेरिका में तो 15-20 साल में एक दफा, बरतानिया में कुछ 20-30 साल मैगी थैचर के बाद हुई नहीं। तो ये तरीका होता है दुनिया में रन करने का। यहाँ तो एक बस अरिथमेटिक होती है, जहाँ टैक्स आप लगा दे और क्या। आई थिंक टैक्स इज द वर्स्ट पॉलिसी यू गॉट हियर। उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन और भी गंदी पॉलिसी कि आपने शहरी अपने 10 बना दिए। अभी थोड़ा वो क्या कहते हैं, फाइलर नॉन फाइलर। अच्छा, नॉन फाइलर क्या, मुझे समझ ही नहीं आती। किसी की बीवी जो घर बैठी वो भी नॉन फाइलर है, उसके ऊपर टैक्स लग गया।
खुदा के वास्ते टैक्स पॉलिसी को सिंप्लीफाई करने, जॉइंट फैमिली टैक्सेशन होती है, वो जॉइंट फैमिली की तरफ आते ही नहीं। 10 चेयरमैन से बात कर चुके हैं, जॉइंट फैमिली वही सिस्टम होता है कि मियाँ बीवी इकट्ठे फाइल करते हैं, वो हो ही नहीं सकता इस मुल्क में। तो देखिए, हमें बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत तहकीक करने की जरूरत है, और टैक्स को हम भूल जाएं, हम खुदा के वास्ते इन्वेस्टमेंट पे आ जाए। बात इन्वेस्टमेंट की है, टैक्स की नहीं है। और हुकूमत जो अपने इतने वसाइल रख के बैठी हुई है और इतना साइज बड़ा करके बैठी हुई है, इसको कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर छेड़ेगा? हर फाइनेंस मिनिस्टर डरता है कि जी मैंने सरकारी मुलाजमीन को नहीं छेड़ना। अगर सरकारी मुलाजमीन को नहीं छेड़ना तो खुदारा प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती, खुदारा आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हो सकता, खुदारा आपकी बिजली का निजाम ठीक नहीं हो सकता। एक चीज रुकावट बहुत बड़ी है, सरकारी मुलाजमीन। अब मुझे बता दें, हम सरकारी मुलाजमीन का क्या करना चाहते हैं? एलीट सब बात करते हैं, रिलीफ की बात करते हैं, सबसे बड़ी एलीट तो सरकारी मुलाजमीन है, जिनको पक्की नौकरी मिली हुई है, उनकी बीवी बच्चों तक उनको कवर्ड है। इतने मोटे मोटे बिजली के बिल आते हैं, पेंशन के वो इलाज के बिल आते हैं, पेंशन के बिल आते हैं, उनका कोई हिसाब ही नहीं, कोई कवरेज ही कोई नहीं, कोई बताता ही कुछ नहीं है। तो खुदारा बहुत मोटी मोटी बातें जो करने वाली हैं। कंसल्टेशन आप सेठों के साथ कर ले तो वो तो यही कहेंगे, हमारी बिजली सस्ती कर दो, हमारी गैस सस्ती कर दो, हमें एक्सपोर्ट रिबेट दे दो, हमें इंटरेस्ट रेट लोअर कर दो। हमारी तरफ से क्या है कि मैं सिटीजन पाकिस्तान, मैं तो इंटरेस्ट रेट 18% चाहता हूँ, व्हाई शुड इट बी 15%? ये जो सेठ लोग हैं इनसे पूछें तो सब मुझे बताएं, ये इक्विटी क्यों नहीं रेज करते? ये अपनी इक्विटी जो मोटी मोटी रख के बैठे हैं, ये स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं आते पैसे रेज करने के लिए? बैंकों से क्यों लेते? मुझे ये कोई समझा दे कि स्टॉक मार्केट से क्यों नहीं पैसे रेज करते, बैंकों से क्यों लेते? बताइए, मेरा सवाल ये। डॉक्टर साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद डॉक्टर नदीम उल हक साहब। मैं चाहूँगा कि आज जो असद उमर साहब का भी एक बयान सामने आया, और ये भी सियासी बयानबाजी हम रोज़ सुनने को हमें मिलती है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है और हालात हमारे तबाही की तरफ जा चुके हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आपको लगता है कि इकानमी वहाँ चली गई है जहाँ वैसे ही हालात होंगे? देखिए जी, हालात तो बहुत ख़राब है, कोई नहीं कह सकता ख़राब नहीं है, पर हालात पहली दफ़ा ख़राब नहीं हुए। हालात 98 में जब बम चलाए थे यही हालात थे, हालात 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया, हमने बिजली की कीमत लो रखी थी, यह हालात थे। हमें दुनिया आके बचा लेती है, हम दुनिया के बिगड़े हुए बच्चे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें चीन, सऊदी अरेबिया कोई ना कोई दे देगा कुछ, तो हम बच जाएंगे। और हमारे बचने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर चाहिए। लोग कहते दे दो यार, ख़राब। हमें वो गैरत नहीं है कि हम कहें हमने अपने पेन लेनी है, अपना काम ठीक करना है। हमें रिलीफ नहीं चाहिए, हमें पेन चाहिए। सर, हमें पेन चाहिए, रिलीफ नहीं चाहिए। पेन क्या है कि हम अपने सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको ठीक करें, उनको कहें भाई काम करो। हमारे जो सरकारी खर्चे हैं बहुत ज़्यादा, जो सरकारी घर रखे हुए हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, बाजार मराते रखी हुई हैं, बोर्ड मेंबरशिप्स हैं। बोर्ड मेंबरशिप में एक फाइनेंस सेक्रेटरी, आज का नहीं कह रहा हूँ, पर पीछे के फाइनेंस सेक्रेटरी कईयों ने करोड़ों रुपए बनाए का, साफ कोई गलत बात नहीं। बोर्ड मेंबरशिप से तोला साहब को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तोला साहब बता देंगे आपको। दूसरी चीज मैं आपको पूछता हूँ, सेठ लोग जो है वो बैंकों से कोई कर्जा लेते हैं, स्टॉक मार्केट से क्यों नहीं करते? स्टॉक मार्केट हमारी क्या कर रही है? फिर तोला साहब बताइए, स्टॉक मार्केट को बंद ना कर दें? जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही कोई नहीं होती, जब स्टॉक मार्केट में स्क्रिप्ट ही कोई नहीं है, तो स्टॉक मार्केट क्यों हमने पाली हुई है? उसमें कोई है ही नहीं चीज लेने वाली, और वो हर 2 दिन के बाद तो नीचे आ जाती है, उसमें कोई ट्रस्ट ही नहीं है। तो ये भी तो सोचे ना, हमने इदारे कोई बनाए ही नहीं है, हमने बस बच्चों वाला खेल रखा हुआ है। पॉलिटिक्स में बच्चों वाला खेल है, फाइनेंस में बच्चों वाला खेल है। फौरी निकलने का सबसे अहम रास्ता डॉक्टर साहब आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या तजवीज़ करेंगे कि ये वो स्टेप्स हैं जो फौरी लेके हम अपनी मैशियत को संभाल सकते हैं? फौरी स्टेप्स जी मैं आपको भी बता देता हूँ। पहली चीज, सब एनओसी खत्म कर दे। कोई बिजनेस करनी है, एनओसी कोई नहीं होना चाहिए, 0 एनओसी। दूसरी चीज, टैक्स पॉलिसी को ठीक करें। ये जो हर चीज पे टैक्स लगा है वो गलत है। आप इनकम टैक्स कलेक्ट करें, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्ट करें, सेल्स टैक्स जीएसटी कर दे, ठीक करें, वीएटी सिस्टम ठीक करें। सिस्टम ठीक करने वाली बात है। आज 20 साल हो गए कहते कहते पॉइंट ऑफ सेल लगेगा, हमें अभी तक मेरा ख्याल कोई शायद 10,000 लगी है। पूरे मुल्क में 10,000 पॉइंट ऑफ सेल लगी है 20 सालों में। यार ये तो नहीं काम बनता। बिजली का निज़ाम आज 20 सालों में बात करते करते कि जी आप स्मार्ट मीटर्स लगा लें, आप पे एज यू गो मीटर्स लगा लें, बिजली का निज़ाम ही नहीं ठीक होता। मीटर रीडर आता है, कभी बिजली का बिल लाख रुपए आता है, कभी 50,000 आता है, तो पता ही नहीं, कोई किसी से बात भी नहीं कर सकती, कोई बिल आता है। अगर हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेटिक जो डोमेन है उसको कम करें, एनओसीज खत्म करें, बिजली का निज़ाम ठीक करें, कहीं कोई लॉस ना हो। जिधर लॉस हो
फौरन सारे बंदों को फायर कर दे, सारे ब्यूरोक्रेट्स को फायर कर दे वहां से जिस इदारे में लॉस होता है। नंबर 2, ये जो सरकारी घरों का निजाम है जिसमें माशाल्लाह बिलियंस बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने लॉक अवे किया हुआ। आपको पता है जो इस्लामाबाद में मिनिस्टरों के घर है उनका कितना क्या ख्याल है, कितना वहाँ क्या बन सकता है, जो सेक्रेटरी के घर है कोसार मार्केट के पास क्या वैल्यू है, उनको फर्क करें भैया, वो चीज मार्केट में आए, मार्केट चले। और आप ये जो गाड़ियों का निजाम है, सरकारी गाड़ियां खड़ी हैं इधर उधर, इनको खत्म करें भाई। आप बरतानिया में कोई घर नहीं किसी के पास, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर के पास घर है, तो हमारे यहाँ हर जनाब ग्रेड 19 अफसर के भी घर मांगता है और फिर प्लॉट देते हैं। आप प्लॉट क्यों देते हैं? हाउसिंग सोसाइटी, मैं इतनी चीजें आपको बता सकता हूँ। कोई हुकूमत में ये दम है कि वो ये काम, ये बातें करेगी? क्या हमारे सेठ ये आके बात करते हैं जब कंसल्टेशन होती है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नदीम उल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।